Good morning, everyone. My name is Manisha Kapil. I am working here in DCG, and today I will give you the brief introduction about your exam pattern of NDA exam. And after discussing the exam pattern, we will do one topic, that is structure of an atom, that is visible on your board. So let us start. Welcome everyone to DCG. So start करते हैं बच्चे. जैसे मैं आपको अभी एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बताने लगी हूँ. एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि आपके पेपर 1 में होंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है. जो पेपर 2 है दैट इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट. पेपर 2 में बच्चे आपकी 3 चीज़ें कवर होती हैं. इंग्लिश भी आनी है उसमें, सोशल साइंस भी आनी है, जनरल साइंस भी आनी है, करंट अफेयर्स भी आने हैं. अब जो आपकी जनरल साइंस है उसमें आपके 3 पोर्शंस कवर होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. अगर मैं आप केमिस्ट्री की बात करती हूँ, नियर अबाउट 16 to 18 क्वेश्चंस आते हैं. एवरेज हम क्या मान के चलते हैं, अबाउट 15 क्वेश्चंस. लेकिन एग्जाम में 16 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 18 भी आ सकते हैं. हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बच्चे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. दैट मीन्स केमिस्ट्री कितना कवर करेगी आपका, 64 to 70 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आएगी आपके एनडीए के एग्जाम में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. नियर अबाउट बच्चे 13 टॉपिक्स हैं जो हम केमिस्ट्री में कवर करेंगे, जिसमें आपकी बेसिक सारी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी, चाहे वो डेली लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो जो भी आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. ओके स्टूडेंट्स, देन स्टार्ट करते हैं. सी टॉपिक इज रिटन ऑन द बोर्ड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम को स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज मैटर. हम मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और हैविंग सम मास. हमारे आसपास कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो. एज यू नो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. 3 के बारे में तो हर बच्चे को पता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. 2 स्टेट्स और होती हैं. तो 2 स्टेट कौन कौन सी होती है, वन इज प्लाज्मा, सेकेंड इज बीईसी. प्लाज्मा एग्जिस्ट करती है वेरी हाई टेम्परेचर पे, एंड बीईसी दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो एग्जिस्ट करती है वेरी लो टेम्परेचर पे. वो टॉपिक मैटर में कवर करेंगे. आज हमने ये पढ़ना है कि मैटर किससे बना होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम. अब इस चैप्टर में, यही चैप्टर मैं आपको क्यों टीच कर रही हूँ, रीज़न बिहाइंड बच्चे, ये चैप्टर आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है. आप एग्जाम में टोटल 13 टॉपिक्स में से 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप कर लोगे तो आपके मेजर टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे. अब यू कैन से 16 में से आप 7 to 8 क्वेश्चन जो हैं वो उन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं. तो ये भी उनमें से एक टॉपिक है. स्टार्ट करते हैं. मैटर एज यू नो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैविंग सम मास. मैटर किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम से बना है. अब एटम के बारे में पढ़ते हैं. एटम की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की है, दैट इज हिज नेम वाज जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की है. आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. इन्होंने क्या किया है, एक चीज बताई है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स. एटम का एक्चुअली में बच्चे मीनिंग क्या होता है, दैट इज इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके. एटम इज अनडिविजिबल. तो ये एक छोटी सी चीज़ें जो हैं जो एग्जाम में मायने रखती हैं. आपको अगर बेसिक पता है तभी आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा सकते हो. अब डाल्टन ने बच्चे कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं. किसके बारे में, एटम के बारे में. पोस्टुलेट्स क्या दिए हैं, सबसे पहला जैसे कि पोस्टुलेट है जो बोर्ड पे ही लिखा है, दैट एटम इज इनडिविजिबल. एटम को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया है, दैट दे ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. वी कैन से एटम क्या है, एक टाइनी पार्टिकल है. थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है बच्चे, मैं स्टार लगा रही हूँ इसके आगे, कौन से ऐसे रूल्स हैं या कौन से ऐसे लॉज हैं जिन पे डाल्टन की थ्योरी बेस्ड है. सो देयर आर 3 लॉज. आप 9th और 10th में इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख लेते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है. तो बैलेंस के लिए हम कौन सा लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आपने इसका नाम पहले भी सुन रखा होगा. ये लॉ एंटोइन लेबोइजर ने दिया हुआ है. क्या कहा इन्होंने, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स.
हम कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले और काम खत्म करने के बाद हमारा जो वेट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सिमिलरली हियर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर हम देखते हैं मेनली क्या प्रोडक्ट बनता है, दैट इज CO2। एक कार्बन यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे भी सेम कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम सेम है। और अगर हम इनका वेट देखते हैं, एज यू नो, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, नहीं आप साइंस वाले स्टूडेंट्स आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, देन वो भी मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी। 1 कार्बन का मास कितना होता है बच्चे? 12। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 2, एंड एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। दैट मीन्स 2 यहाँ पे है तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 32। अगर आप 12 + 32 करोगे दैट इज इक्वल टू 44। ओके, जैसे हम अभी एक रिएक्शन को देख रहे थे बच्चे, कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें एटम्स देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स, कार्बन का 1 एटम, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का वेट 12 है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। इट मीन्स 2 ऑक्सीजन दैट इज 32। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे दैट इज 44 इसका मास है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे भी सेम आएगा, जब आप ऐड करोगे 12 + 32 दैट इज इक्वल टू 44। अगर मैं कोई और रिएक्शन लिखती हूँ, N2 + H2 इट विल फॉर्म NH3। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? आपको लग रहा है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे? बैलेंसिंग करोगे, जो आपको 9th 10th में सिखाई जाती है। लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे? 2 नाइट्रोजन, तो हम यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने लिख दिया 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 3 2 6 है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3। अब यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब अगर हम इनके वेट को देखते हैं, एक नाइट्रोजन का वेट बच्चे कितना होता है? 14। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? दैट इज 2, तो हम बोलेंगे 28 वेट है नाइट्रोजन का। एक हाइड्रोजन का वेट 1 है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, दैट इज 6। 28 + 6, क्या इधर भी इतना ही आ रहा है? तो चेक कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन दैट इज 28 + 6, इट मीन्स दोनों का सम इक्वल है। अगर हम बैलेंसिंग ना करते तो आप खुद देख सकते हो क्या आएगा। बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या चीज़ चेंज आ जाएगी? यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आ जाएगा 28, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो दोनों ही इक्वल नहीं है। आपको बैलेंस करना है तो क्योंकि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है। आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम प्रोसीड करते हैं लॉ नंबर 2 पे, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सेकेंड है बच्चे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ साथ आपका जो टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसका भी जो कुछ पार्ट है वो साथ में कवर हो रहा है। तो दोनों चीज़ें आपकी साथ में कवर हो रही हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मीनिंग है बच्चे, कोई भी एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ वाटर, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हर एक कंपाउंड का एक फिक्स फार्मूला है। ऐसा क्यों? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है बच्चे। ही सेड कि जब कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, व्हेन एनी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स विल कंबाइन, दे विल ऑलवेज फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड। अगर आप एलिमेंट्स को फिक्स मास रेशियो में ज्वाइन करोगे तभी एक फिक्स कंपाउंड बनेगा। आप अपनी मर्जी से रेशियो को चेंज कर दोगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा, जो मे बी आपके लिए यूजफुल भी हो सकता है एंड डेंजरस भी हो सकता है। लेट अस सी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इनका मास रेशियो चेक करते हैं, फिर इसका मास रेशियो चेक करते हैं। यू कैन ऑब्जर्व बच्चे, बोथ कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इट मीन्स इसका वेट हो गया 2। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, इसका कितना वेट है? 16। यू कैन से यहाँ पे कितनी मास रेशियो आ रही है? 1:8। और अगर आप इस तरफ देखोगे, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे रेशियो आएगी 2 × 16 × 2।
2 टाइम्स मैंने 16 क्यों लिखा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का वेट 16 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो मैंने इंटू 2 कर दिया। यहाँ पे कितनी रेशियो आ जाएगी, 1:16। बोथ कंपाउंड्स कंटेन सेम एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट देयर नंबर आर डिफरेंट एंड देयर मास रेशियो इज डिफरेंट। तो ड्यू टू देयर डिफरेंट मास रेशियो दीज 2 कंपाउंड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। इसको हम पी सकते हैं, इसको नहीं पी सकते, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज़ होता है और इसको ये एक एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है आपकी टैनिंग इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, या जहाँ पे भी ब्लीच यूज़ की जाती है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। और एग्जाम में जैसे आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, कंपाउंड्स की डेफिनेशन पूछ ली, ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है वो पूछ लेते हैं, किन्होंने दिया है वो चीज़ें आपको पूछ ली जाती हैं। तो ये सेकेंड लॉ था। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सी इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैंने आपको कहा था 3 लॉज पे डाल्टन की थ्योरी बेस्ड है। पहला आपने देख लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आई थिंक वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका पिछले वाले लॉ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है बच्चे। इसमें हमने क्या करना है, 2 कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर करना है। 2 कंपाउंड्स कौन कौन से होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूँ ए है और बी कंपाउंड है, ये जब आपस में जुड़ेंगे तो 2 तरह के कंपाउंड बना सकते हैं या ज़्यादा भी बना सकते हैं, AB2 और मैंने कहा ये AB बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जब मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगी, कंपेयर किस बेसिस पे करना है बच्चे, हमने मास रेशियो पे। जब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो इनमें से एक एलिमेंट कांस्टेंट रहेगा, उसका मास सेम रहेगा, लेकिन जो बाकी दोनों एलिमेंट्स हैं उनकी मास रेशियो हमेशा डिफरेंट या यू कैन से होल नंबर्स में प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल के बेसिस पे देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। नॉर्मली देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 कंपाउंड ये लिख देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H2O एंड H2O2, ये एग्जाम्पल आपके लिए इजी रहेगी समझने के लिए। यहाँ पे मास रेशियो कितनी आ रही है, 2:16। यहाँ पे मास रेशियो कितनी आ रही है, 2:32। यू कैन से 1:8 एंड 1:16। दोनों में सेम एलिमेंट्स है। देखो ये लॉ कहता क्या है, ये डाल्टन ने ही खुद एक्सप्लेन किया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के या तो वाटर बनाएंगे या कंबाइन करने के बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, दोनों में बच्चे हाइड्रोजन की जो मास रेशियो है वो सेम है, दोनों में हाइड्रोजन की मास रेशियो सेम है। लेकिन अगर आप दोनों के ऑक्सीजन को कंपेयर करते हो, यहाँ पे रेशियो 8 है और यहाँ पे रेशियो सेकंड में 16 है, इट मीन्स दोनों आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ एक बार ब्रीफ में, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। उनमें एक एलिमेंट की रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। लेकिन जो बाकी दोनों एलिमेंट्स हैं वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले सकते हो। यहाँ पे रेशियो 12:16, यहाँ पे 12:32। यहाँ पे कार्बन सेम है, दोनों में कार्बन ऑक्सीजन है, दोनों को कंपेयर करोगे एक एलिमेंट्स की रेशियो सेम है, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट हैं। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इन तीनों लॉज को एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करेंगे 4th पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। सो नेक्स्ट इज डी पॉइंट या डी पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। यहाँ पे बच्चे अगर मैं एक पॉइंट लिखती हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा नाइट्रोजन, ये एग्जिस्ट करता है डायटोमिक फॉर्म में। इट मीन्स यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 2 पाई, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है N2। ऑक्सीजन को लिखोगे ये एग्जिस्ट करता है O2। फॉस्फोरस की बात करोगे इट एग्जिस्ट एज P4। सल्फर की बात करोगे इट एग्जिस्ट एज S8। डायटोमिक 4 के लिए टेट्राटॉमिक, 8 के लिए ऑक्टाटॉमिक। नाइट्रोजन में अगर आप एक चीज़ देखते हो बच्चे, यहाँ पे 2 N प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 O प्रेजेंट है। इनको डाल्टन ने कैसे एक्सप्लेन किया है बच्चे, ध्यान से देखना, जहाँ पे मैं मार्कर रख रही हूँ। देखो ये हमारे एलिमेंट्स हैं,
एलिमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि एटम के अंदर एलिमेंट है या एलिमेंट के अंदर एटम है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें काफ़ी सारे सिंबल्स लिखे हैं। एज यू नो एट प्रेजेंट जो है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी है, एफ है। अब काफ़ी बच्चों को इनकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी क्योंकि बताई नहीं जाती या फिर हम ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। एस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? शार्प। पी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिंसिपल। डी की फुल फॉर्म होती है बच्चे डिफ्यूज्ड। एंड एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। इनकी शेप्स अलग होती हैं, जैसे कि एस की शेप स्फेरिकल, पी की शेप डम्बल, डी की शेप डबल डम्बल, एफ की शेप काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको ये चीज़ बताना चाह रही थी कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स and if I will talk about only one element that will contain same kind of atoms. नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, डायाटॉमिक है, मतलब इसमें 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन डायाटॉमिक है, मतलब 2 एटम्स हैं। फॉस्फोरस टेट्राटॉमिक है, मतलब 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। देखो बच्चे, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी क्योंकि सेम एलिमेंट के पार्ट है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी क्योंकि ये भी एक ही एलिमेंट के पार्ट है। लेकिन क्या इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी? नो। क्यों नहीं सेम होंगी? क्योंकि दोनों डिफरेंट एलिमेंट के पार्ट हैं। तो डाल्टन ने यही कहा था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। रिपीटिंग अगेन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारे डाल्टन के पोस्टुलेट्स कंप्लीट होते हैं। एज यू नो बच्चे, डाल्टन की थ्योरी भी फेल हो गई थी। जैसे आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, फैराडे। जब भी फैराडे का नाम आप सुनते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस माइंड में आता है क्योंकि हमें वही पढ़ाया जाता है। फैराडे ने कहा था कि अगर आप किसी भी लिक्विड में कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व कर दो, सारे सब्सटेंस तो नहीं, किसी किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करोगे तो आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है आप कैथोड एंड एनोड की बात करते हैं। जब आप किसी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो कैथोड और एनोड पे कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं, जो कुछ ना कुछ किसी चीज़ का मैटर है, जो मास है, वो डिपॉजिट हुआ मिलता है। उनके अकॉर्डिंगली आप कोई भी सब्सटेंस का जो फर्दर ब्रेकडाउन है वो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा सब्सटेंस है। तो ये तो उनकी एक सजेशन थी। डाल्टन की मेजर लिमिटेशन ये थी कि हम एटम को ब्रेक नहीं कर सकते। वो कह रहे थे नहीं करेंगे, लेकिन आगे आने वाले सारे साइंटिस्ट जो भी उन पे काम कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू देम वी कैन डिवाइड एटम इनटू फर्दर पार्ट्स। जो उन्होंने ये वाला पॉइंट भी दिया था बच्चे, ही कुड नॉट एबल टू जस्टिफाई द रीजन बिहाइंड दिस पोस्टुलेट। तो हम आगे करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और करेंगे आज के लिए, दैट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसमें से कम आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाएं। नॉट इवन फॉर एनडीए और सीडीएस, एफकेट में भी क्वेश्चन आ सकता है। इवन एमएनएस का एग्जाम आप देते हो, एमएनएस के एग्जाम के लिए तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन से ऑल जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम्स हैं हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, नॉन फंडामेंटल भी होते हैं, जैसे डे है वैसे नाइट भी है, मैटर है, डार्क मैटर भी है, एंटी मैटर भी है। तो सेम चीज़ यहाँ पे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बच्चे। 1 इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन, थर्ड इज न्यूट्रॉन। आपने तीनों का नाम सुना है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। अब इन तीनों का जो अगर आप डिस्कवरी की बात करोगे, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग प्रिंसिपल हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, उसके बाद आज की वीडियो यहीं तक कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन के जो डिस्कवरी है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आपने इसका नाम सुना होगा, दैट इज सीआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? दैट इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये वही ट्यूब है जो पुराने टाइम में ब्लैक एंड वाइट टीवीज में यूज होती थी, ठीक है। और प्रोटॉन की डिस्कवरी, इनमें अगर यहाँ पे कैथोड रे की बात हो रही है, ट्यूब सेम यूज हुई थी, लेकिन यहाँ पे एनोड रे या कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई थी। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे एनोड या कैनाल रे की डिस्कवरी की गई थी। अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रॉन की, यहाँ पे न्यूट्रल रे प्रोड्यूस हुई थी, न्यूट्रल रे प्रोड्यूस हुई थी, लेकिन किसको यूज करके? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग
अल्फा रेडिएशन। अब अल्फा रेडिएशन क्या होती है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको। जैसे ही आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, हम आगे आने वाली वीडियोस में भी आगे वाले सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें, रेडियो एक्टिव क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, वो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू एवरीवन।